क्वेश्चन पढ़ो इसका तीसरा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है, जैसे 27 लिखा मैंने। 27 का जब हम विस्तार करते हैं तो क्या बनता है, ये 20 + 7। इसको थोड़ा और अगर हम विस्तारित रूप से समझें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक ये होता है। जैसे कोई संख्या मैंने 53 लिख दी, तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगी, लास्ट वाली फॉर्म में वो 10 गुणा 5। जो दूसरा अंक होता है वो 10 का गुणज होता है, यानी 50, 60, 70 से, और प्लस इकाई का अंक, तो 10 पंजे 50 + 3 क्या हो जाएगा, 53। तो इस प्रकार से 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्मेट होता है, आपको ध्यान में रखना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक मान लेंगे सबसे पहले तो हम, माना कि इकाई का अंक, 2 अंकों की संख्या, उसमें इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, अक्स, और दहाई का अंक, दाएं का अंक हमने y मान लिया। तो इन अंकों का योग कितना है, 9, यानी प्रश्नानुसार या केस फर्स्ट। फिर क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, पहले ये बात करते हैं। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है, उसका फॉर्मेट हमेशा ये होता है 10 गुणा दाएं का अंक प्लस इकाई का अंक। ये सूत्र होता है, ऐसे याद रख लें आप। तो वो संख्या क्या बन गया हमारे, 10 गुणा दाएं का अंक क्या, यहाँ पे हमने y लिया, प्लस इकाई का अंक क्या, अक्स, यानी क्या हो गया ये 10y + अक्स। ये है हमारे पास वो संख्या। संख्या क्या हमारे पास, 10y + अक्स है। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रथम शर्त से कैसे, फर्स्ट, अंकों का योग 9 है, तो अंक हमने अक्स और y माने हुए हैं, तो अंकों का योग ये हो गया 9, अक्स + y = 9। यहाँ से अक्स बराबर ज्ञात कर लो, तो 9 माइनस क्या हो गया, y, समीकरण 1 हो गया। सेकंड केस में क्या बोला, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, तो संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बन जाएगी, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट देंगे तो इकाई की जगह दहाई और दाई की जगह इकाई हो जाएगा, यानी कि अक्स इधर आ गया, तो क्या बन गया 10 अक्स + y। ये भी इसके नीचे आपको उतारना है। अब दूसरी शर्त में देखो क्या करना आपको, इस संख्या का 9 गुणा, यानी ये संख्या अगर यहां समझे, ये संख्या अगर a है तो इसका 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या को हमने पलट दी तो दूसरी संख्या b बन गई, और इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, ये दोनों क्या है, बराबर है। ऐसा कंडीशन का मतलब हो रहा है। तो इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या थी, 10y + अक्स, 10y + अक्स। तो इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या, अंक पलट दिए तो क्या बन गया 10 अक्स + y। अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर, तो इसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, गुणा 2, 9 का गुणा कर दो अंदर, 9 दाई 90, 9 अक्स, 2 का गुणा कर दिया तो 10 दूनी 20 अक्स + 2y। तो ये 90y, 2y को इधर लाओ, माइनस का 2y बराबर में 20 अक्स, 9 अक्स को उधर ले गए, माइनस का हो गया। 90 में से 2 घटा दो,
88y। 20 में से 9 घटा दो 11x, तो x बराबर क्या हो गया 11 गुणा में तो रहेगा भाग में 88/11y। तो x बराबर क्या आ गया 11 का भाग लिया तो 11 8 88, x बराबर 11 8 88 नहीं 8y। ये x का मान आ गया। x का मान पीछे भी तो आया था, x का मान पीछे भी आया था, नहीं आया था क्या? तो पहली कंडीशन हमने लिखी नहीं, उसको लिखना था। पहली कंडीशन ये थी कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा था, वो हमें लिखना था। अच्छा सॉरी, लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान नहीं दिया हमने। x बराबर ये आया हुआ है 9 - y और ये x बराबर आ गया, तो समीकरण 1 से x का मान लिख देंगे हम। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में x बराबर 9 - y और इसमें x बराबर 8y, यानी दोनों x के मान है तो दोनों मान बराबर है। इसका मतलब 9 - y बराबर 8y। माइनस के y को उधर भेज दो, प्लस का y हो जाएगा, तो 9 बराबर 8y प्लस y, तो 9 बराबर 8y प्लस y कितना हो गया 9y। तो y बराबर 9/9 बराबर y, यानी y का मान क्या आ गया 1। y का मान 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में लिख दो। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 क्या था, x बराबर 9 - y, x बराबर 9 - y की जगह 1, तो x बराबर कितना आ गया 8 हो गया। अतः इकाएकांक हमने x माना था, 8 हो गया। दाएकांक क्या माना था हमने y, वो 1 हो गया। इसलिए वो संख्या क्या बन गई, अभिष्ट संख्या, इकाई दहाई, वो संख्या क्या थी 81 थी। देखिए जो कंडीशन आपको दे रखी थी उसके अनुसार आपने समीकरण बना लिया। इकाएकांक x, दाएकांक y। यहाँ समझने की बात यह है कि दो अंकों की संख्या का फॉर्मेट ये होता है, हमेशा ये सूत्र होता है, ये ध्यान रखें। जैसे आपने विस्तारित रूप पढ़े वहीं से ये बन के आता है। तो 10 गुणा दाएकांक प्लस इकाई, तो 10 गुणा दाएकांक हमने y माना प्लस इकाई x हो गया, तो 10y प्लस x ऐसा हो गया। फिर अंकों को पलट दिया तो ये चीज़ इसके नीचे लिखनी है आपको। पलट दिया तो x की जगह y और y की जगह x हो गया। फिर क्या था, कंडीशन अप्लाई कर दिया आपने, x प्लस y यानी दोनों अंकों का योग 9, यहाँ से x बराबर प्लस का y उधर गया माइनस हो गया। फिर दूसरी कंडीशन, जो संख्या हमारे पास थी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दिया। देखो इधर x और y एक्सचेंज हो गई, पहले y था 10 के साथ, अब x हो गया। पलटने से जो संख्या बनी उसका 2 गुना, दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों को बराबर में लिख के सरल किया, x का मान आया, पहले भी x का मान आया हुआ था, यानी ये x का मान 9 - y और ये 8y, दोनों मान बराबर है। तो 9 - y बराबर 8y, इसको सरल किया आपने। y का मान कितना आ गया, y बराबर 1, 9 में 9 का भाग एक बार जाता है, तो y बराबर कितना आ गया 1। ये y का मान आपने समीकरण 1 में लिख दिया। समीकरण 1 में जब आपने y का मान लिख दिया तो x का मान क्या आ गया 8। x क्या था, इकाएकांक, तो y का दाएकांक, तो ये इकाई और ये दाई, यानी अभिष्ट संख्या क्या हो गई 81 हो गई। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि की विधियां हमने पढ़ ली थी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की जो ग्राफ विधि वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की चलने वाली थी वो आपकी हो गई थी। उसके बाद में हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ ली, लगभग कंप्लीट हो गई थी। विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चन अपने बाकी हैं तो वो आज हम कर लेते हैं। विधि चाहे कोई सी हो, प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, मेन काम ये रहता है कि आप इसमें इक्वेशन को समझ पाएँ, समीकरण को समझ पाएँ। अगर समीकरण आपने बना दिया है तो आप किसी भी विधि से उसको सरल कर सकते हैं। अगर एग्जाम में या टेस्ट में किसी विधि का स्पेशल नाम दे दिया तो उसी विधि से आपको क्वेश्चन को हल करना है। और अगर क्वेश्चन में अलग से अगर नोटिफाई नहीं करता है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है, वज्र गुणन विधि से करना है या फिर विलोपन विधि से करना है, तो आप कोई से भी विधि अप्लाई कर सकते हो। और जब नाम क्वेश्चन में पूछा जाएगा निश्चित रूप से ग्राफ विधि का नाम पूछा जाएगा और आपको वो क्वेश्चन वहाँ पे ग्राफ विधि से ही सरल करना है, जब ग्राफ विधि का नाम दे दिए या आलेख विधि का नाम दे दिए। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन चल रहा था, ये वाला क्वेश्चन अपने चल रहे कि ये अंकों वाला हो गया था अपना क्वेश्चन। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई
और उसने खजांची से, खजांची कौन होता है जो पैसे देता है, खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि मुझे तो 50 के और 100 के नोट ही चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 10-10 के दे दो, 20-20 के दे दो या 500 के दे दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे। कितने नोट प्राप्त करे उसने? 25 नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त करे। यानी आपको ये बताना है कि 50 रुपये के तो कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे, जबकि पूरे नोट कितने उसके पास नोटों की संख्या 25 और रुपए कितने? 2000 रुपये। जैसे 10-10 के 2 नोट हो गए तो नोटों की संख्या 2 हो गई, लेकिन रुपए कितने हो गए? रुपए 20 हो गए। तो यहाँ पर रुपए तो 2000 दे रखे हैं और नोटों की संख्या कितनी है? 25। तो देखिए आपको बताना है कि 50 रुपये के कितने और 100 रुपये के कितने नोट हैं। तो देखिए जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है क्वेश्चन में, उसी को हम मान के चलते हैं। 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट है, तो हम इन्हीं को मान के चलेंगे। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोट मान लिए कि x है और 100 रुपये के नोट हमने मान लिए कितने हैं? y है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2000 रुपये निकालने के लिए गई, यानी कुल रुपए कितने उसके पास? 2000 रुपये। तो प्रथम शर्त के अनुसार कुल रुपए कितने हैं उसके पास? कुल रुपए 2000। तो रुपए किस प्रकार से? 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट हैं। तो 50 रुपये के x नोट हो गए और 100 रुपये के y नोट हो गए। तो कुल रुपए कितने हो गए उसके? 2000 रुपये हो गए भाई। 50 50 50 100 100 100। तो इस प्रकार से 50x + 100y बराबर 2000। यहाँ से 50 कॉमन अगर ले लेते हैं हम, 50 कॉमन ले लिया तो 50 का भाग 50 में एक बार गया यानी x हो गया। 50 का भाग 100 में 2 बार जाएगा यानी 2y हो गया। बराबर में क्या आ गया? 2000। 50 गुणा में उधर भेज दीजिए, भाग में हो जाएगा। तो x + 2y बराबर 2000/50। 1 0 से 1 0 काट दिया आपने। 200/5, 200 में 5 का भाग लगा दो तो कितना आ गया? 500 के 20 और 0 यानी 40 आ गया। तो x + 2y बराबर क्या आ गया? 40। यहाँ से आप लिख सकते हो x बराबर क्या आएगा? प्लस का 2y उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 40 - 2y। ये x का मान आ गया आपके पास। अब दूसरी कंडीशन है वो देखिए आप। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? दूसरी कंडीशन में ये बोलता है कि नोटों की संख्या कितनी है? 25 नोट प्राप्त करे उसने। तो मैं लिखता हूँ नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी? 25। नोट कितने उसके पास? 25 नोट हैं। तो 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट। तो नोटों की संख्या x + y बराबर कितना? 25 होगी। और x का मान पिछले समीकरण में आया हुआ है। x बराबर क्या होता है? 40 - 2y। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दे हमें, क्या क्वेश्चन में प्रतिबंध दे रखा है कौन सी विधि से करना है? उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि है क्या इसमें? अगर विधि का नाम नहीं है तो हम कोई सी भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि है तो, और यही चल रही है अपनी। यहाँ आ गया। विधि का कोई स्पेशल नाम नहीं है यहाँ पे। ये मूव कैसे हो रहा है अपने आप ही? विलोपन विधि से ज्ञात करना है। हल किस विधि से ज्ञात करना है आपको? विलोपन विधि से। तो क्वेश्चन का हल हम विलोपन विधि से ही करेंगे। अभी जो क्वेश्चन हमने कर दिया वो प्रतिस्थापन विधि अप्लाई होगी इसमें। तो विलोपन विधि से करने के लिए समीकरण को यहीं छोड़ेंगे आप। x + 2y बराबर क्या आ गया? 40 आ गया। यहाँ लिखता हूँ इसको मैं x + चलो अगले पेज में लिख लेते हैं इसको। समीकरण क्या आ गया था अभी आपके पास?
x प्लस 2y बराबर 40, ये आ गया समीकरण 1। और दूसरी शर्त क्या हमारे पास, द्वितीय शर्त से, दूसरी शर्त में ये बता रखा है कि उसके पास नोटों की संख्या कितनी, उसने कुल कितने नोट प्राप्त करे, 25 नोट प्राप्त करे। तो वो जो नोट है 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट हैं, तो कुल नोट कितने हो गए उसके पास, x प्लस y हो गई, x प्लस y, और इनकी संख्या कितनी देर की है, 25। तो ये हो गया समीकरण 2। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था, हमें निर्देश दे रखा था कि इनको विलोपन विधि से आपको सरल करना है, इसलिए विलोपन विधि से कर रहे हैं। बाकी अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन या ग्राफ किसी भी विधि से कर सकते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले समीकरण में x का गुणांक इकाई है, दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक इकाई है, तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 लिखूंगा यहाँ पे मैं, x प्लस 2y बराबर 40, घटाने के लिए x प्लस y बराबर 25, इसको हमने नीचे लिख दिया। घटाने के लिए चिन्ह चेंज हो जाएंगे इनके, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x माइनस x क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल हो गया। ये 2y माइनस y, 2y में से 1y घटा दिया, क्या आ गया, y आ गया। इधर 40 माइनस 25, 40 में से 25 घटा दिया, कितना आ गया, 15 आ गया। 40 में से 25 घटाने पर कितना आ गया, 15। ये y का मान आ गया। अब y का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में या 2 में, चलो 2 में लिख देता हूँ, x प्लस y बराबर 25, 1 के बजाय थोड़ा इजी रहेगा। तो समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर, y बराबर 15 रखने पर या y का मान प्रतिस्थापित करने पर अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो समीकरण 2 में क्या लिखना है, x प्लस y बराबर 25, y की जगह 15 लिखना है। तो x प्लस y की जगह क्या लिखना है, 15, y का मान 15 आया हुआ था, बराबर में 25, 15 का उधर भेज दीजिए आप। तो x बराबर कितना हो गया, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 का मतलब क्या हो गया, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10 आ गई। x बराबर 10 हो गया, और x हमने क्या लिया था, 50 के नोट लिए थे। देखो x क्या था, 50 के नोट, अतः अतः 50 रुपए के नोट कितने, x, और x का मान क्या आ गया हमारे पास, x का मान आ गया 10। 50 रुपए के नोट कितने हो गए, 10, और 100 रुपए के नोट हमने y लिए थे, तो ये नोट कितने हो गए, y का मान कितना आ गया था, 15। चेक कर लें, देखो 15 नोट हो गए आपके पास 100 रुपये वाले, तो कुल कितनी राशि हो गई, 1500 रुपये हो गए। और 10 नोट हो गए आपके पास 50 रुपये के, तो 50 रुपये के 10 नोट का मूल्य कितना हो गया, 500। तो टोटल राशि कितनी हो गई, 1500 और 500, 2000 हो गया। तो ये में उत्तर बताना था, ये इसका उत्तर हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख ले इसको। 2000 रुपये निकालने के लिए गए वो, उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट मांगे, तो 25 नोट प्राप्त करे, कुल नोटों की संख्या 25 हो गई। और कितने नोट उसने, जो नोटों की संख्या वो 25 है, और रुपए कितने थे उसके पास, 2000। तो हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या को x मान लिया, और 100 रुपये के नोट को क्या मान लिया, y मान लिया। तो इस प्रकार से तो पहली शर्त है, कुल रुपए कितने इसके पास, कुल रुपए 2000। तो कुल रुपए कैसे काउंट करेंगे, 50 रुपये के जितने नोट है वो प्लस 100 रुपये के जितने नोट है वो, उन सबको मिलाकर कितना हो गया, 2000 हो गया। तो 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट, इन सब का मूल्य कितना हो गया, 2000। समीकरण को सरल करने के लिए यहाँ से हमने 50 कॉमन निकाल लिया, 50 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, यानी 1 को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस 100 में से 50 निकाले तो 50 का भाग लगाया 2 बार, बराबर में 2000। 50 जो कॉमन लिया था वो गुणा में, गुणा की संख्या इधर आ गई तो भाग में हो गया।
50 का भाग लगा दिया 2000 में, 0 से 0 काट दिया, 200/5, 200 में 5 का भाग लगाया तो 40 बार गया। इस प्रकार से x प्लस 2y बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। आगे क्या कर दिया हमने, x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण 1। दूसरा समीकरण था, दूसरी कंडीशन हमें दे रखी थी कि कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25। तो नोट हमने x और y लिए थे तो इनकी कुल संख्या इनका जोड़ 25 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। दो समीकरण हमें मिल गए, समीकरणों को घटा दिया, घटाने पर y का मान आ गया, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दिया तो x का मान आ गया। इस प्रकार से ये 50 के और 100 के नोटों की संख्या मालूम कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी अपने आया हुआ है तो ध्यान देना। किराए पर पुस्तक देने वाली, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। 3 दिन का फिक्स किराया, चाहे आप 1 दिन पढ़ो चाहे 3 दिन पढ़ो, 3 दिन का किराया फिक्स हो गया उसका। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन के बाद 4 दिन जाओगे तो 1 दिन का अलग से शुल्क हो गया, 5वें दिन का अलग से शुल्क हो गया। लेकिन वो 3 दिन का तो फिक्स है कि 3 दिन का आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन के ले जाओ चाहे 2 दिन के ले जाओ, 3 दिन का किराया लगेगा आपके। प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो देखिए ये जो सरिता है इसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये जमा करवाए, जबकि सुसी इसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और 21 रुपये जमा करवाई। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। जैसे एक पीछे क्वेश्चन आया था टैक्सी वाला, उसमें हमने बैठने का किराया अलग से लिया था, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने मालूम किया था। ठीक उसी प्रकार 3 दिन का किराया फिक्स है, उसके बाद में अतिरिक्त दिन का फिक्स है। तो देखिए यहाँ पे नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया में ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं जो चीज़ ज्ञात करनी होती है वही मान के चलते हैं। तो माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया और 3 दिन का है ये नियत किराया x रुपये। इसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, हर एक अलग दिन का किराया y रुपये हो गया। फिर इसमें आप देखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त का मतलब है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये जमा करवाई। वो 7 दिन तक पुस्तक को रखती है तो उसमें देखिए 3 दिन तो उसके हो गए नियत किराए के फिक्स हो गए, 3 दिन तो बाकी कितने दिन बच गए, 3 दिन यहाँ फिक्स हो गए तो 4 दिन और बच गए। तो 4 दिन का उसके पेनल्टी लगेगी या फिर अतिरिक्त किराया लगेगा। तो 3 दिन तो उसके फिक्स हो गए, तो 3 दिन का तो क्या है, नियत किराया है। तो नियत किराया कितना है, x रुपये। 7 दिन का किराया यहाँ पे दे रखा आपको कितना, 7 दिन का 27 रुपये। 7 दिन का किराया कितना है यहाँ पे, 27 रुपये। तो 7 दिन का मतलब हो गया कि 3 दिन तो फिक्स हो गए उसके, 3 दिन प्लस 4 दिन। तो इसको आप ये समझेंगे 3 दिन का किराया जो नियत किराया वो तो x रुपये हो गया, और 4 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा तो प्रतिदिन का y रुपये लग रहे हैं। तो 4 दिन का कितना हो गया, 4y हो गया। तो इस प्रकार से कुल किराया कितना हो गया, 27। इसको बोलेंगे समीकरण 1। देखो 7 दिन थे, 7 में से 3 दिन तो फिक्स वाले हो गए, 7 में से 3 दिन तो नियत किराया हो गया, इसके बाद में 4 दिन बच गए। तो 4 दिन का y के हिसाब से, इस प्रकार से टोटल कितना हो गया, 27 हो गया। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में कितने दिन जा रहा है वो, 5 दिन तक रखती है सूची। तो 5 दिन का किराया बता रखा है, कितने दिन का, 5 दिन का। पाँच दिन का किराया कितना है, 5 दिन का किराया बता रखा है हमें 21 रुपये। तो 5 दिन का मतलब हो गया 3 दिन तो यहाँ पे फिक्स वाले हो गए, और 3 दिन के अलावा अब ऊपर के कितने दिन हो गए, 2 दिन अतिरिक्त हो गए। तो जो 3 दिन है इसका मतलब तो 3 दिन के तो x रुपये लगेंगे नियत किराया, और 2 दिन का कितना लग गया, 2y। इस प्रकार से टोटल कितना, 21 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया।
तो समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि अक्ष के गुणांक समान है। ये अक्ष प्लस 4y बराबर 27 और ये अक्ष प्लस 2y बराबर 21। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 हमें दे रखा था अक्ष प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 2 दे रखा है अक्ष प्लस 2y बराबर 21। घटा दो इनको, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, अक्ष माइनस अक्ष क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। क्या बच गया 4y माइनस 2y, 4y में से 2y घटा दिया तो 2y आ गया, 4y में से 2y घटा दिया तो 2y आ गया। 27 माइनस 21, 27 में से 21 घटा दो कितना आ जाएगा 6 आ गया। तो y बराबर 6/2, यानी y बराबर कितना आ गया 6 में 2 का भाग लगा दिया तो 3। y का मान कितना आ गया 3। ये y का मान आ गया। y का मान आप चाहें तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में लिखता हूँ, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, ये था x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y, y की जगह मान लिखना आपको, कितना y का मान 3 आ गया, y का मान 3, x प्लस 4y बराबर क्या था, x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 की 12 बराबर में 27, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर 7 में से 2 घटा दिया तो 5, 2 में से 1 घटा दिया तो 1, x बराबर कितना हो गया 15 हो गया। तो इस प्रकार हमने x और y का मान प्राप्त कर लिया। इसका मतलब जो नियत किराया है, नियत किराया आ गया आपके पास। नियत किराया क्या माना था हमने x, और वो कितना आ गया यहाँ पे 15 रुपये। और फिर जो प्रतिदिन का किराया है, प्रतिदिन का किराया क्या माना था हमने y रुपये माना था ना, तो y का मान कितना आ गया 3। तो इस प्रकार प्रतिदिन का किराया कितना आ गया 3 रुपये, ये 15 और ये 3, ये इसका उत्तर बन गया।